हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का जो हमारा बिहार बोर्ड का साइंस का जो हमारा बुक है उसका चैप्टर नंबर 9 ईंधन हमारी जरूरत। इस चैप्टर को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ईंधन को इंग्लिश में कहते हैं फ्यूल। ठीक है, तो फ्यूल के बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है, आप अपने घर में भोजन बनते देखे होंगे, पानी गर्म करते देखे होंगे, विभिन्न प्रकार की मशीनें जैसे पीसने वाले, गेहूं पीसने वाले मशीन से लेकर ईंट पकाने वाले भट्टी या गांव में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग जब उसे पकाते हैं वहां भी ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। ठंड के दिनों आप अपनी दादी माँ आग तापते देखे होंगे। हर एक जलने वाला पदार्थ जो जलकर ऊष्मा ऊर्जा देता है उसे ईंधन कहते हैं। हर एक जलने वाला पदार्थ जो जलकर ऊष्मा एवं ऊर्जा देता है उसे क्या कहते हैं? ईंधन। इस तरह आप अपने आसपास पाए जाने वाले ईंधन की एक सूची बनाइए। आपकी सूची में गोबर, गोईठा, लकड़ी, कोयला, काष्ठ, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी इत्यादि हो सकते हैं। आगे है, अब यह प्रश्न उठता है कि ईंधन किन किन अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो ईंधन जो होता है वह ठोस, द्रव या गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। ईंधन तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। ठोस ईंधन जैसे चारकोल, मोम, कोयला, ये तीनों जो ईंधन होता है वह ठोस ईंधन में पाए जाते हैं। द्रव ईंधन पेट्रोलियम, केरोसिन ये द्रव ईंधन में पाए जाते हैं। द्रव हाइड्रोजन, गैस ईंधन में कोल गैस, प्राकृतिक गैस ये सभी पाए जाते हैं। अतः हम यह जान पाए कि सभी पदार्थों के जलाने से ऊष्मा के रूप में हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इन सभी पदार्थों को ईंधन कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे ईंधन के क्या गुण होते हैं। आइए ईंधन के गुणों को जानने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। सबसे पहले आप लोग को मोमबत्ती को एक जला लेना है। जलते हुए मोमबत्ती के निकलने वाले गैस को प्रकनली या शीशे के लिए क्रमशः चूने के पानी या फिनोप्थलीन के रंगीन सूचक घोल में प्रवाहित कीजिए। क्या चूने का पानी फिनोप्थलीन के रंगीन सूचक पर कोई प्रभाव पड़ता है? इस प्रकार सभी पदार्थों को जलाकर उससे निकलने वाले गैस को चूने, पानी, फिनोप्थलीन के रंगीन सूचक पर पड़ने वाले प्रभाव का सूची बनाना है। आप लोग को इस प्रकार ये करना है जिस प्रकार यहाँ पर कर रहा है। जलती हुई मोमबत्ती लेना है, उसके बाद यहाँ पर ऐसे पाइप लगाकर इसमें से इसमें चूने का पानी दे देना है। उसके बाद या फिनोप्थलीन सूचक लेना है। उसके बाद सुई की शीशी ले लेना है। ठीक है, इस प्रकार ये कीप ले लेना है, वो कीप। उसके बाद ये करते उसमें आप लोग को जो जो प्रभाव होगा, जलते हुए गैस पदार्थ से निकलने वाले गैस का प्रभाव, चूने का प्रभाव, फिनोप्थलीन घोल, रंगीन का प्रभाव, ये सभी यहाँ पर भर देना है। आगे है यहाँ पर हमारा सावधानी। ये प्रयोग करते समय क्या सावधानी रखनी होगी? अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों का परीक्षण सीधे ही जलाकर नहीं कीजिए। चूने के पानी को घोल सदैव ढककर ही रखिए। फिनोप्थलीन सूचक घोल का रंगीन विलयन हल्का गुलाबी लेना उपयुक्त रहता है। आप वर्ग 7 कार्बन डाइऑक्साइड के गुणों के बारे में पढ़ चुके हैं। इसे पहचानने प्रयोग कर चुके हैं। क्या उपयुक्त सभी पदार्थों के जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? उपयुक्त सभी पदार्थ के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो चूने के पानी को दूधिया एवं फिनोप्थलीन के रंगीन सूचक को रंगहीन कर देता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में से ऑक्सीजन प्राप्त करके ईंधन की कार्बन से क्रिया कर बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने के उपरांत ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त होती है। अब हमारा जो अगला है वह है आगे ईंधन का वर्गीकरण। देखिए, ईंधन का वर्गीकरण उपयुक्त सूची से हम देखेंगे कि सभी ईंधन एक जैसा नहीं है। अतः ईंधन की वर्गीकरण हम इस प्रकार करेंगे। एक उत्पत्ति के आधार पर ईंधन को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला आता है फर्स्ट प्राथमिक ईंधन, दूसरा आता है द्वितीयक ईंधन। प्राथमिक ईंधन के अंतर्गत आता है लकड़ी, कोयला, तेल, पेट्रोलियम इत्यादि। एवं द्वितीयक ईंधन के अंतर्गत आता है चारकोल, कोक, रसोई गैस। एवं दूसरा भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आता है ठोस, द्रव, गैस।
देखिए ठोस को भी दो भागों में बांटा गया है। ठोस देखिए लकड़ी, कोयला, द्रव को पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं। आगे है क्रिया। लकड़ी का कोयला जो होता है वह लकड़ी को जलाकर बनता है। अन्य खनिजों की तरह कोयला को खानों को खोदकर निकाला जाता है। ठीक है, कोयला कैसे बनता है इसे भी हम लोग समझेंगे इसी वीडियो में। यह पत्थर जैसा कठोर या काले रंग का होता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्यानों में ईंधन के रूप में किया जाता है। क्या आप जानते हैं कोयला कैसे बनता है? तो अब हम लोग कोयले की कहानी को जानते हैं कि कोयला जो होता है वह बनता कैसे है। तो देखिए यहाँ पर है, आपसे क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा कि कोयला कैसे बनता है। तो देखिए लिखेंगे, लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़, भूकंप इत्यादि जैसे प्राकृतिक क्रियाओं के कारण ये वन मिट्टी में दब गए। उनके ऊपर अधिक मिट्टी जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए, मिट्टी में मिल गए, सरगल गए अंदर में। जैसे जैसे वे गहरे होते गए, नीचे जाते गए, उनका ताप अधिक बढ़ता गया और उच्च ताप और दाब के कारण वायु की उपस्थिति में अवसादी शैलों की परतों को बीच में मृदा वनस्पति उत्तक उत्तक भी सुरक्षित रहा। निरंतर और धीरे धीरे दबाव पड़ते रहने के कारण पौधे पीट में बदल गए और फिर लिग्नाइट और उसके बाद कोयले में बदल गए। यहाँ से लेकर ये सभी आप लोग को लिखना है। कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा जब कोयले का निर्माण कैसे होता है तो आप लोग यहाँ तक लिख देंगे। आगे है, पीट और लिग्नाइट दोनों ही अच्छे किस्म के ईंधन नहीं होते, क्योंकि जलने में इससे बहुत ही अधिक धुआं निकलता है, जैसा कि लकड़ी के जलने से में निकलता है। इसलिए जो ये कोयला होता है वह लिग्नाइट दोनों अच्छे ईंधन नहीं होते हैं। कोयले के मुख्य रूप से कार्बन, कोयले में मुख्य रूप से क्या होता है? कार्बन। मृत वनस्पति के धीरे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तित को कार्बनीकरण कहते हैं। मृत वनस्पति के धीरे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पर है, कोयला वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोयला जो होता है वह वनस्पति का जो बच जाता है शेष सरागला उससे बना है, अतः कोयले को हम लोग जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। यदि कोयला को वायु में गर्म करते तो क्या होगा? वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। कोयला गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा। कोयले को गर्म करने पर देखिए कोक प्राप्त होता है। ठीक है, कोयला से में तीन चीज प्राप्त होते हैं, कोक, कोलतार एवं कोयला गैस। तो सबसे पहले हम लोग कोक को समझते हैं। कोक क्या होता है? तो कोक होता है कोयला की को वायु में अनुपस्थिति में गर्म करने पर कोक प्राप्त होता है। कोयला को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर प्राप्त हमें कोक होता है। यह एक कठोर संलग्न और काला पदार्थ है। कोक का अभिलक्षण जो होता है वह होता है क्या? कठोर एवं काला पदार्थ होता है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात, औद्योगिक निर्माण, बहुत से धातुओं के निष्क्रमण करने में भी किया जाता है। आगे यहाँ पर हम समझेंगे कोलतार क्या होता है। ठीक है, तो देखिए कोलतार जो होता है दूसरी प्रणाली में जमा भूरे काले गाढ़ाधरों को कोलतार कहते हैं। काले गाढ़ाधर को क्या कहते हैं? कोलतार। ठीक है, इसका गंध जो होता है अप्रिय होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण एवं उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत्र निर्माण आदि में होता है। किसका उपयोग? कोलतार का। ठीक है, मांस एवं अन्य कीटों को भगाने हेतु भी इसकी उपयोग होती है। में लाई जाने वाली नेप्थलीन की गोलियां भी कोलतार से प्राप्त होती है। नेप्थलीन की जो गोलियां होती है वह भी कोलतार से ही बनाया जाता है। ठीक है, आगे हमारा जो है वह है कोयला गैस। देखिए कोयला गैस, कोयले के प्रक्रम द्वारा कोक बनाते समय चित्र में दूसरी प्रणाली में कोयला गैस प्राप्त होती है। यह कोयला प्रक्रम संयंत्रों से निकट स्थापित बहुत से उद्योगों ईंधन के रूप में की जाती है। क्या आप जानते हैं कोयला गैस का उपयोग प्रथम कहाँ से किया गया था? प्रथम बार कहाँ में हुआ था? तो लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 में के आसपास कोयला गैस उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। ठीक है, सड़क पर रोशनी को जलाने के लिए
1810 में लंदन में एवं न्यूयॉर्क में 1820 में उपयोग किया गया था। अब हम लोग जानेंगे पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, पेट्रोलियम जो होता है वह मोटर वाहनों को चलाने में इसका प्रयोग होता है। अब देखिए, पेट्रोलियम का जो निर्माण होता है वह मिट्टी की नई परतें पुरानी परतें के ऊपर जमती चली जाती है। इस प्रकार परतों में वृक्ष में मरे हुए जीव दब जाते हैं। इन मृत जीवों का दबाव ताप का प्रभाव पड़ता है। मरे हुए प्राणी समुद्री प्राणी भी समुद्र की तली में जमा हो जाते हैं। मिट्टी और रेत भी समुद्र की तली में बैठ जाते हैं। इस प्रकार मृत समुद्री प्राणियों की परतें अजैव तलगत के साथ दब जाती है। इस पर बहुत भारी दबाव पड़ता है। धीरे धीरे लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप एवं और उच्च दाब में प्राणियों के मृत शरीर पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। इस प्रकार पेट्रोलियम का निर्माण होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर है जल, तेल, उसके बाद गैस। अब है, आप जान गए कि मृत समुद्री जीवों और पौधों के बहुत भूवैज्ञानिक प्रक्रमों द्वारा पेट्रोलियम बनता है। हो सकता है वे सेल जो सभी कभी समुद्र की तलघटियों में रहे हो अब पहाड़ों, रेगिस्तानों या मैदानों में बदल चुके हैं। तेल खोजने वाला भूवैज्ञानिक इसलिए पहाड़, रेगिस्तान, मैदान या समुद्र की तलघटी में तेल की खोजने करने के लिए जाता है। चित्र 9.6 में आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम की तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर है। ऐसा क्यों है? तो देखिए, ऐसा क्यों होता है? तेल वहां उत्पन्न हुआ जहां की कभी समुद्री शैल ही थी। क्योंकि तेल भीतर मिलने वाला अन्य सभी पदार्थों से हल्का होता है, इसलिए वह धीरे धीरे ऊपर आ गया। केवल कुछ प्रकार के शैलों में अर्थात संलग्न शैलों में इस प्रकार ऊपर आने दिए। अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे पेट्रोलियम का परिष्करण कैसे होता है। तो देखिए, तेल के कुएं में जो तेल निकलता है या कच्चा तेल या पेट्रोलियम होता है। जो तेल से कुएं से जो तेल निकलता है वह कच्चा तेल या फिर पेट्रोलियम होता है। यह गहरे रंग का तेलीय द्रव है जिसकी गंध अप्रिय होती है। या विभिन्न संघटकों के मिश्रण होते हैं। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रिया जो होता है वह ही परिष्करण कहलाता है। पेट्रोलियम का परिष्करण कैसे होता है? तो देखिए, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक मतलब अलग अलग करने की प्रक्रिया जो होती है वही हमारा परिष्करण कहलाता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को अर्थात अलग अलग होती है, अतः पेट्रोलियम का परिष्करण प्रभाजी आसवन विधि से करते हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इस तालिका को याद कर लीजिएगा। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक एवं उनके उपयोग। पेट्रोलियम का संघटक दिया गया है एलपीजी। उसका उपयोग जो होता है घरों और उद्योगों के ईंधन के रूप में होता है। पेट्रोल का मोटर ईंधन, वैमानिक ईंधन, ठीक है, उसका इसमें उपयोग किया जाता है। उसके बाद ये जो चार्ट है इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद हमारे देश में जो होता है, हमारे देश में तेल कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो देखिए, हमारे देश में जो तेल होता है वह असम के माहौर, कटिया, मोराम इसमें प्राप्त होते हैं। गुजरात के अकलेश्वर में प्राप्त होते हैं। मुंबई हाई समुद्र तल में जगह तेल की खोज की जा रही है। तो बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बिहार में बरौनी में तेल शोधक कारखाना है। ठीक है, तो देखिए, अब हम लोग जानेंगे भारत में तेल शोधक कारखाना कहाँ कहाँ है। तो देखिए, बरौनी तेल शोधक कारखाना का निर्माण जो हुआ था वह रूस एवं रोमानिया देश के सहयोग से हुआ था और 1964 ईस्वी में किया गया था। बरौनी तेल शोधक कारखाना का निर्माण 1964 ईस्वी में किया गया था, जिसकी क्षमता जो थी 1965 ईस्वी में 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष थी। बाद में इसकी क्षमता जो है 6 मिलियन हो गई, 10 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ गई। प्रारंभ में कच्चे तेल की आपूर्ति असम से होती थी। बाद में उत्तर पूर्व में अन्य तेल शोधक स्थापित किए जाने पर कच्चे तेल की आपूर्ति अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व के देशों में हल्दिया द्वारा पाइपलाइन से की गई। इससे कच्चे तेल से एलपीजी, नेफ्ता, डीजल, पेट्रोल, कोल तार इत्यादि अलग से किए जाते हैं तथा जरूरत के अनुसार यहाँ से अन्य स्थानों की आपूर्ति की जाती है। पाइपलाइन द्वारा बरौनी से पटना, मुगलसराय, इलाहाबाद, कानपुर में आपूर्ति की जाती है। ठीक है,
पटना से दक्षिण बिहार के लगभग सभी पेट्रोल पंप पे ट्रक लॉरी द्वारा आपूर्ति की जाती है तथा उत्तर बिहार में लगभग सभी पेट्रोल पंप पर बरौनी की आपूर्ति की जाती है, जहां से पेट्रोल पंप सामान्य डीजल HSD मतलब हाई स्पीड डीजल पेट्रोल MS मोटर स्पीड इत्यादि बचते हैं, इसी बेचते हैं। इसी प्रकार LPG के लिए अलग अलग स्थानों पे आगे जो है हमारा वह है प्राकृतिक गैस। ठीक है, प्राकृतिक गैस देखिए, प्राकृतिक गैस एक बड़ा महत्वपूर्ण जो है जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG के रूप में भंडारित किए जाते हैं। CNG का उपयोग ऊर्जा हेतु किया जाता है। इसका उपयोग परिवहन वाहनों के ईंधन के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी या एक स्वच्छ ईंधन है। CNG एवं LPG एक स्वच्छ ईंधन है जिसे जलाने पर हमें कोई प्रकार का धुआं भी नहीं निकलता। यह हमारे लिए नुकसानदायक भी नहीं है, पर्यावरण भी इससे कोई पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होता है। तो CNG जो होता है अधिक लाभदायक है। तो इसे घरों या कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से भी की जा सकती है। वडोदरा, गुजरात, दिल्ली के कुछ भागों इसी प्रकार पाइप द्वारा गैस उपलब्ध कराया जा रहा है। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। आगे हमारा क्या जीवाश्म ईंधन के अलावे हम किसी स्रोत ईंधन प्राप्त कर सकते हैं? सूर्य का प्रकाश व वायु जल से ईंधन प्राप्त किया जा सकता है। ये संसाधन प्राकृतिक में असीमित मात्रा में उपस्थित है और मानवीय क्रियाकलापों में समाप्त होने वाली नहीं है। अतः यह आवश्यक है कि हम सूर्य प्रकाश, वायु और जल से प्राप्त ईंधन का उपयोग अधिक से अधिक मात्रा करने का प्रयास करें। प्रकृति से प्राप्त ईंधन जीवाश्म ईंधन का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। इसके परिणाम स्वरूप हमारे आने वाली पीढ़ी को ईंधन के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। ठीक है, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति लोगों को ईंधन संरक्षण से संबंधित अनेक सलाह दी जाती है। यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो, गाड़ी की इंजन बंद कर दीजिए, टायरों का दाब सही रखिए, गाड़ी की नियमित रख रखाव सुनिश्चित कीजिए, रसोई गैस स्टोव जलाइए, जब खाना बनाने में सभी सामान एकत्रित कर लीजिए। जब रसोई में गैस स्टोव कभी तभी जलाइए जब खाना बनाने का सभी सामान एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। जहाँ तक संभव हो प्रेशर कुकर का प्रयोग कीजिए। ठीक है, रसोई गैस स्टोव जलाने के लिए माचिस का प्रयोग करें। आवश्यकता रहने पर विद्युत बल्ब एवं अन्य उपकरण का प्रयोग करें। ठीक है, तो इसी प्रकार हमने इस अध्याय को पूरा पढ़ लिया। अगले वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर भी जानेंगे। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।